काश आज इंदिरा होती, काश आज इंदिरा होती तो 150 करोड़ भारतीयों को ऐसी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ता। जब पूरा देश होली के जश्न में डूबा हुआ था, उसी दौरान अमेरिका ने भारत के सम्मान पर जबरदस्त चोट पहुंचाने का काम किया है। मगर उससे भी ज्यादा शर्मनाक कार्य 56 इंच वालों ने किया है, अपनी जबान पर ताला लगाकर। ईरान का एक जहाज कुछ समय पहले भारत के बुलावे पर युद्धाभ्यास के लिए मेहमान के रूप में आया था। इसमें ईरान के ढेर सारे सैनिक भी थे, मगर अब अमेरिका ने टारपीडो मार के ईरान के उस जहाज को डुबा दिया। यानी भारत के मेहमान पर भारत की निगरानी के भीतर अमेरिका ने हमला कर दिया, ढेर सारे भारतीय मेहमान सैनिकों को मार दिया। और सबसे शर्मनाक बात यह है, यानी चुल्लू भर पानी ढूंढने वाली बात यह है कि 56 इंच वाले खामोश हैं, एक शब्द नहीं बोल पा रहे। समझ नहीं आता कि हुजूर कितने डरपोक हैं, भारत का वर्तमान नेतृत्व कितना कमजोर है। आखिर किस बात का इतना डर है? आखिर दुनिया भर में भारत को और कितना ज्यादा बेइज्जत कराएंगे, कितना नीचा दिखाएंगे, हमारी साख को कितना बेचेंगे। रूस से लेकर ईरान तक के मामले में भारत के वर्तमान नेतृत्व ने जो किया है और कल यानी होली के दिन जो हुआ है, उसे सुनकर निश्चित ही आप सबको पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जबरदस्त याद आने वाली है। आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे एक महिला प्रधानमंत्री ने जिस अमेरिका की सारी हेकड़ी निकाल दी, अमेरिका को उसकी औकात दिखा दिया, आज उसी अमेरिका के सामने कमजोर नेतृत्व के कारण पूरा भारत झुका हुआ नजर आ रहा है, बेइज्जती महसूस कर रहा है। इस वीडियो में मैं अपने बचपन की एक कहानी भी आपके साथ साझा करूंगा, जो शायद आप सब ने कभी न कभी अपने आसपास महसूस किया होगा या फिर खुद पर ही महसूस किया होगा। यह भी देखेंगे कि भक्तों के भगवान कितने डरपोक हैं और अपनी दबी हुई नस के चक्कर में पूरे देश की साख को बेच रहे हैं। भारतीय मेहमान पर हमला करने और भारतीय मेहमानों की हत्या करने वाला मसला बड़ा गंभीर है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और महसूस करिए कि इंदिरा गांधी को उल्टा सीधा बोलने वाले खुद किस लेवल के डरपोक हैं। इसके अलावा यह भी देखेंगे कि वर्तमान नेतृत्व ने न सिर्फ ईरान के साथ बल्कि भारतीय जनता और खासकर भारत के शिया मुसलमानों के खिलाफ कैसा धोखा किया है भारत की जनता पार्टी ने। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है, उन लोगों से सवाल हो पाता है जिनसे सवाल पूछने की हिम्मत गोदी मीडिया के भीतर नहीं है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम उस घटना को याद करेंगे जब भारत की दुर्गा ने अमेरिका को मुर्गा बना दिया था। इसके बाद याद करेंगे कि ईरान ने भारत के लिए क्या क्या किया है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अंधभक्तों के लिए झूठ के सौदागरों ने झूठ परोसना भी शुरू कर दिया है और बता रहे हैं कि ईरान का मतलब कुछ भी नहीं हमारे लिए। तीसरे पॉइंट में समझेंगे कि कैसे भारत के मेहमानों पर अमेरिका ने हमला किया, ये सीधे सीधे भारत की साख पर हमला कहा जाना चाहिए। इसके बाद अपने विश्वगुरु के सरेंडर वाली मानसिकता को भी समझेंगे, वहीं से पता चलता है कि इनके डरपोकाई का लेवल कितना है। जी हां, इनके बारे में कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो शायद आप लोगों ने न सुना होगा, बल्कि कम से कम आधा दर्जन मामलों में इनके डर का लेवल देखकर आप भी चौंक जाएंगे और अपनी जबान से, आपकी जबान से निकल जाएगा कि काश आज इंदिरा गांधी होती, जिनकी सरकार ने कभी 56 इंच होने का दावा नहीं किया, लेकिन काम ऐसे ऐसे किए कि हजारों लाखों 56 इंच उनके सामने छोटे पड़ जाएं। जिस अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लटकासन करती हुई दिख रही है, उसी अमेरिका को इंदिरा गांधी ने कैसे सबक सिखाया जरा याद करिए। 1971 का साल था। उस वक्त पाकिस्तान दो हिस्सों में हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। आज का जो बांग्लादेश है उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, भारत के दोनों तरफ। पश्चिमी पाकिस्तान लगातार पूर्वी पाकिस्तान की जनता को और वहां के नेताओं को नीचा दिखाने का काम करता था। 1970 में चुनाव हुए तो आज के बांग्लादेश में यानी उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। नियमों के मुताबिक उन्हें ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने से मना कर दिया। इसके बाद 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ढाका और दूसरे शहरों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लाखों लोग मारे गए और 1 करोड़ के आसपास लोग भारत में शरणार्थी बनकर घुसने लगे। भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा था, आर्थिक, सामाजिक, सब कुछ। मगर उस वक्त की प्रधानमंत्री ने किसी को घुसपैठिया बताकर उसके खिलाफ माहौल नहीं बनाया, उसके खिलाफ वोट नहीं मांगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने में लग गई। कई देशों का दौरा किया, अमेरिका और यूरोप से भी हस्तक्षेप की अपील किया। लेकिन उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान से जबरदस्त प्रेम में था, आज भी है। उसके कई कारण थे, मगर हमारा मुद्दा यह है कि इंदिरा गांधी ने कैसे
ऐसी हिम्मत दिखाई। जब उन्होंने देखा कि अमेरिका और चीन साथ में पाकिस्तान एक मजबूत गठजोड़ बन रहे हैं, तो रूस के साथ उन्होंने जाकर समझौता किया, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन का। इसका मतलब यह था कि संकट की स्थिति में सोवियत संघ भारत का साथ देगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला किया और युद्ध शुरू हो गया। भारत ने तुरंत पाकिस्तान में तेजी से सैन्य अभियान शुरू कर दिया। उधर जब अमेरिका को पता चला कि ऐसे तो पाकिस्तान हार जाएगा, यानी अमेरिका का पिट्ठू हार रहा था, तो उसने भारत पर दबाव बनाने के लिए अपनी नौसेना के 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। और ध्यान दीजिए, इसके जहाजों में परमाणु हथियार ले जाने वाले विमान वाहक पोत भी थे। यानी उस वक्त की प्रधानमंत्री अमेरिका के बड़े बड़े हथियारों और परमाणु हथियार ढोने वाले जहाजों से भी नहीं डरी। अमेरिका ने यह कदम इसलिए उठाया था ताकि भारत को डराया जा सके, रोका जा सके और पाकिस्तान को बचाया जा सके। मगर इंदिरा गांधी ने साफ कह दिया कि तुम 7वां बेड़ा भेजो चाहे 70वां, भारत को जो करना है वो करेगा, किसी के सामने डरेगा झुकेगा नहीं। उन्होंने सेना से कहा कि आप अपना काम करते रहिए, अमेरिका की ऐसी तैसी। इसके बाद नंबर आता है रूस का। जब अमेरिकी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आया तो सोवियत संघ ने भी अपना युद्धपोत भेज दिया। रूस लगातार अमेरिका की नौसेना पर नजर बनाए रखा था और इधर भारत ने अपना काम कर लिया। अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि सीधे तौर पर एक पत्थर भी उठा के भारत को मार दे। भारत की दुर्गा के सामने दुनिया का दादा अमेरिका और दादा का पोता पाकिस्तान दोनों ढेर हो गए। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। सोचिए, 93,000 सैनिक दुश्मन देश के भारत के सामने घुटनों पर बैठे हुए थे और उस वक्त की भारतीय नेतृत्व ने दुनिया का भूगोल बदल दिया, एक नया इतिहास बना दिया, एक नए देश को जन्म दे दिया, वो भी दुनिया के दादा से टक्कर लेते हुए। जबकि उस वक्त 2 ही शक्तियां ऐसी थीं दुनिया में जो भूगोल बदलती थीं, एक था अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। लेकिन एक तीसरी धुरी पैदा हुआ, भारत, जिसने दुनिया के भूगोल को बदला, नए देश को जन्म दिया और अमेरिका को टेंशन। इंदिरा गांधी के इस साहस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने चुनावी रैलियों में घूम घूम कर इसका ढिढोरा पीटा, वोट का कटोरा लेकर गई। नहीं, सीधे शब्दों में उन्होंने कभी इन चीजों का श्रेय भी नहीं लिया कि मैंने कर दिया, बल्कि भारत की जनता और भारत की सेना को इस जीत के लिए श्रेय देती हुई नजर आती है। और ध्यान रहे, अमेरिका की यह वही खुन्नस थी जिसे उसने अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए भारत से निकाला। हम सबको इमरजेंसी के नाम पर इंदिरा गांधी से नफरत करना सिखाया जाता है, मगर एक तथ्य यह भी है कि इंदिरा गांधी की सत्ता ने पाकिस्तान के साथ जो किया था, अमेरिका और वहां की व्यवस्था, वहां की खुफिया एजेंसी कुछ वैसा ही भारत के साथ करना चाहती थी, यानी भारत को तोड़ना चाहती थी। और इसके लिए इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाना जरूरी था। सालों तक सीआईए ने ऑपरेशन चलाया, भारत के तमाम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर सत्ता के खिलाफ माहौल बनाया, खूब सारा पैसा बहाया और भारत के कुछ विपक्षी नेता तो इस कदर कथित रूप से बिक गए कि उन्होंने सेना और पुलिस से ही विद्रोह करने के लिए कह दिया, बोल दिया कि आप सरकार की बात मत मानिए, तथा इन परिस्थितियों से निपटने के लिए इमरजेंसी जैसा फैसला करना पड़ा। मगर ध्यान रहे, यह इमरजेंसी कोई असंवैधानिक फैसला नहीं था, बल्कि संविधान के अनुरूप था, और तो और हालातों को संभालने के लिए भी था। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि भारत ने कभी ऐसी हिम्मत वाली महिला प्रधानमंत्री भी देखा है, इतना मजबूत नेतृत्व भी देखा है जो दुनिया के दादा को आंख दिखा सकती थी। उस वक्त पुराने मित्र रूस ने भरपूर साथ दिया और आज अमेरिका को खुश करने के चक्कर में हमारे कमजोर नेतृत्व ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। डर का लेवल देखिए। तो देश का मजबूत नेतृत्व दुनिया में कैसी धाक जमा सकता है और कमजोर नेतृत्व दुनिया में कैसी भद्द पिटवा सकता है, ये सब आपके सामने है। अभी मामला ईरान का चल रहा है, तो आइए जरा याद करते हैं कि ईरान ने भारत के लिए क्या क्या किया है। हल्के हल्के में याद करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मसला, ईरान वो देश है जिसने 1994 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा लाए गए प्रस्ताव का विरोध किया, यानी ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत का साथ दिया। ईरान वो देश है जिसने कई साल तक भारत को सस्ता और बेहद सस्ता तेल दिया और यहां तक कि रुपए में तेल दिया। यह नहीं कहा कि डॉलर लाइए तभी तेल मिलेगा। जब भुगतान की व्यवस्था बैन हो गई, अमेरिका ने तमाम तरीके के सैंक्शन लगा दिए, पेमेंट नहीं हो पा रहा था, तब भी उसने उधारी में तेल दिया कि आप तेल ले जाइए, अपना काम चलाइए, पैसा तो बाद में मिलता रहेगा। उसने तेल देना बंद नहीं किया। वही ईरान है जिसने हमको चाबहार पोर्ट दिया, जिसे डेवलप करने में भारत ने करोड़ों रुपए खर्च किया। यह वही पोर्ट है जिसके मिलने के बाद नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया में जाकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, हमारा बहुत बड़ा काम हुआ है जी। ईरान ने अपने संपर्कों से अफगानिस्तान के साथ पकड़ बनाने में भारत की मदद की। ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के वर्तमान और भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, खासकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत के लिए कितना जरूरी चीज है वो जानिए। पाकिस्तान को बाईपास करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है भारत के लिए चाबहार पोर्ट। अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता को खत्म करता है। सेंट्रल एशिया के देशों के साथ व्यापार भारत के लिए बेहद आसान और सस्ता हो जाता है। चाबहार पोर्ट चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट
प्रोजेक्ट के मुकाबले भारत की रणनीतिक स्थिति को बहुत मजबूत कर रहा था। इस रास्ते से भारत को तेल, गैस और अन्य सामान की आपूर्ति के वैकल्पिक मार्ग मिल रहे थे। क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ रहा था, यानी भारत के भविष्य को मजबूत करने वाला चाबहार पोर्ट ईरान ने भारत को दिया था। लेकिन अमेरिकी दबाव में 56 इंच वालों ने इस कदर अपने आप को झुका लिया कि अब सब कुछ मिट्टी में मिलता हुआ दिख रहा है। और अब जरा देखिए कि होली के दिन क्या हुआ। दरअसल आइरिस डेना नाम का ईरान की नौसेना का एक आधुनिक युद्धपोत भारत आया था, भारत के जल क्षेत्र में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए। आप ईरान के सैनिकों की ये परेड देख सकते हैं, ये भारत में हुई थी। इस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति भी शामिल हुए थे। आप अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख लीजिए, ये वही ईरान का पोत है जिसे अब अमेरिका ने टॉर्पीडो लॉन्च करके समुद्र में डुबो दिया है। खबरों के अनुसार ईरान का ये पोत कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहा था। ये श्रीलंका की इकोनॉमिक जोन और अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में था जब अमेरिका ने इस पर हमला कर दिया, यानी भारत के मेहमान पर हमला कर दिया। आपको याद दिला दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार हुआ है जब टॉर्पीडो से हमला करके किसी युद्धपोत को समुद्र में डुबाया गया है। टॉर्पीडो किसी भी जहाज में नीचे से हमला करता है, ज्यादातर मामलों में जहाज खंड खंड टूट जाता है और आसानी से डूब जाता है। अब मेहमान पर हमला करने से मुझे अपने बचपन की एक कहानी याद आती है। मेरी उम्र लगभग 5 या 6 साल रही होगी। पड़ोस के गांव के एक मास्टर साहब आते थे ट्यूशन पढ़ाने। हमारे परिवार से उनके अच्छे संबंध थे। तभी हमारे एक अन्य पड़ोसी ने भी कहा कि हमारे बच्चे को भी पढ़ा दीजिए, लेकिन मास्टर साहब के पास समय की कमी थी, उन्होंने मना कर दिया। इस पर पड़ोसी बुरा मान गए, उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगे, धमकाने लगे। ये सब देखकर मेरे परिवार का रिएक्शन ये था कि अभी मास्टर साहब हमारे मेहमान हैं, हमारे घर में, तो यदि आप इन्हें कुछ बोलते हैं या फिर उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करते हैं तो वो सब कुछ हमारे खिलाफ माना जाएगा। यानी जब मास्टर साहब यहां से निकल जाएं, अपने घर पहुंच जाएं, तब आपकी जो इच्छा हो करिए, तब हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। जब तक ये हमारे मेहमान हैं, हमारे यहाँ पढ़ाने आए हैं, तब तक कुछ नहीं करने देंगे। अमेरिका ने जब भारत के मेहमान पर यह हमला किया तो लगभग 3 दशक पुरानी यह कहानी मुझे याद आ गई। 16 फरवरी को ईरान का यह जहाज अपने सैनिकों के साथ भारत पहुंचा था। इस कार्यक्रम में 74 देशों ने हिस्सा लिया था। मिलन 2026 नौसैनिक अभ्यास कार्यक्रम चल रहा था। इस जहाज पर लगभग 180 ईरानी सैनिक मौजूद थे। अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें लगभग 87 लोगों की मौत हो चुकी है, 32 लोगों को बचाया गया है और करीब 60 लापता बताए जा रहे हैं। अब समुद्र में लापता है तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हो सकता है। यह घटना बहुत ही बड़ी बताई जा रही है। इसके बाद ईरान अमेरिका युद्ध का दायरा मध्य पूर्व से बढ़कर हिंद महासागर तक फैल गया है। इस घटना के बाद श्रीलंका की नौसेना ने बचाव अभियान चलाया, घायल नाविकों को अस्पतालों में भर्ती कराया, मगर भारत खामोश, यानी भारत की सत्ता में बैठे लोग खामोश हैं। पूरी तरह से एक शब्द नहीं निकल रहा है इनकी जुबान से। सोचिए, ईरान के सैनिक वहां का जहाज भारत के न्योते पर आए थे और अमेरिका ने उन पर हमला कर दिया, उन्हें मार दिया, जहाज डुबो दिया। सवाल यह है कि क्या ऐसा करने से पहले अमेरिका ने भारत को बताया था या पूछा था, या फिर भारत की नेवी को, भारत की सेना को इस हमले के बारे में अपने समुद्री सुरक्षा तंत्र से कोई भनक लगी थी? क्या भारत की सेना ने भारत सरकार को बताया कि अमेरिका ऐसा दुस्साहस कर रहा है, हमारे मेहमान पर हमला कर रहा है, या फिर नहीं बताया? और बताया तो क्या नरेंद्र मोदी की सत्ता डर के खामोश हो गई? अमेरिका की बदमाशी देखिए, उसने बाकायदा वीडियो जारी करके दुनिया को दिखाया है कि कैसे उसने भारत के मेहमान पर हमला किया और जहाज को डुबो दिया। सवाल यह है कि क्या दुनिया के दादा के लिए युद्ध के कोई नियम नहीं है? क्या यह इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ नहीं हो सकता है? बेशक यह हमला इंटरनेशनल वाटर में हुआ, लेकिन भारत के मेहमान पर हुआ है। सवाल यह है कि जो सैनिक या जहाज युद्ध में शामिल नहीं थे, किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे, कहीं मेहमान बनकर गए थे, उन पर हमला करना दुनिया के दादा के लिए सही है? अब चूंकि वो दादा है तो दादागिरी दिखाएगा, लेकिन भारत की साख पर इतना बड़ा बट्टा लगने के बाद भी भारत की सरकार की जो खामोशी, यानी भारत के नेतृत्व की जो खामोशी है, वो बहुत ही शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर तमाम जानकार ईरान के मामले में भारत को गद्दार दोस्त कह रहे हैं और इसके लिए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। और हर तरफ सवाल हो रहा है कि आखिर कितनी बड़ी फाइल और कितनी कमजोर नस अमेरिका इजराइल ने दबा रखा है। आप इस कदर डरे हुए हैं कि इतने पुराने मित्र ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या हो गई, आप एक शब्द नहीं बोल पाए। उल्टे जब ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर अन्य देशों पर हमला कर रहा है तो आप ईरान के हमलों की निंदा कर ले रहे हैं। 56 इंच वालों ने एक मेहमान को भारत बुलाया साझा युद्ध अभ्यास करने के लिए। ईरान ने भारत के बुलावे पर अपना युद्धपोत भेजा। अब लोग कह रहे हैं कि यह भारत की जिम्मेदारी थी कि ईरान का युद्धपोत सही सलामत वापस चला जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू और ट्रंप के सामने देश की आबरू का सौदा कर लिया है और साजिश के तहत ईरान के जहाज को डुबोया गया है। लोग इसे नरेंद्र मोदी की कायरता का नया प्रमाण मान रहे हैं। याद करिए, यही भाजपा के लोग और खुद प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिमोट कंट्रोल वाला पीएम कहते थे, लेकिन उन्हीं डॉक्टर साहब ने इराक पर अमेरिकी हमलों की निंदा किया, खुलकर कहा कि सद्दाम हुसैन की हत्या गलत है। यानी उन्होंने अपना स्टैंड रखा और 56 इंच वाले जबान पर ताला लगाकर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अब यदि ईरान ने इसे भारत की साजिश बताकर 2-4 मिसाइलें अडानी पोर्ट पर मार दिया तो क्या होगा? इजराइल में तो ईरान ने मारा ही है अडानी पोर्ट पर, यदि गुजरात में भी मार दिया तो क्या होगा? वैसे हुजूर की डरपोकई अगर समझनी है तो साल 2020 से ही याद करिए, बल्कि उससे भी पहले एक कहानी याद कर लीजिए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने किसी कार्यक्रम में बताया था कि मुख्यमंत्री रहते हुए रात में सड़क पर किसी ट्रक का टायर फट गया तो हुजूर जिन कपड़ों में सो रहे थे उन्हीं कपड़ों में महल छोड़कर भागने लगे, सड़क पर आ गए। इन्हें लगा कि किसी ने बम मार दिया है, फायरिंग हो रही है। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि अरे डरिए नहीं, टायर फटा है। बहरहाल 2020 को याद करिए, जब चीन ने हमारे 20 सैनिकों को मार दिया, कथित रूप से भारत की 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया और इन्होंने चीन को क्लीन चिट दे दिया। कहने लगे कि न कोई घुसा है न घुसा हुआ है, और इसमें भी चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई। कथित रूप से भारत के वीर सपूत मेजर शैतान सिंह का स्मारक तोड़ दिया गया बफर जोन बनाने के लिए। यानी चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया, तभी तो बफर जोन को खिसकाना पड़ा। और जब वही कब्जा दिखाने के लिए सोनम वांगचुक सीमा पर जाना चाहते थे तो उन्हें रोका गया। लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर बात करने वाले सोनम वांगचुक को महीनों से जेल में सड़ाया जा रहा है। अब आप सोचिए कि देश के खिलाफ कौन है जो देश की बात करेगा, उन पर एनएसए लगा दिया जाता है। और अभी सेना के पूर्व जनरल ने अपनी किताब में जो खुलासा किया कि चीन की सेना जब सीमा पर चढ़ रही थी तो मोदी ने कह दिया कि जो उचित समझो करो। भाजपा के ही अरुणाचल से सांसद ने कहा था संसद में कि अगला डोकलाम यदि कहीं होगा तो अरुणाचल में होगा। चीन पूरी तैयारी में है, लेकिन फिर भी हुजूर खामोश है। इनके सत्ता में आने के बाद भारत में तमाम हमले हुए, आतंकी हमले हुए। पहली बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत में खुलेआम घुसने का मौका मिला। ट्रंप ने भारतीय लोगों को हथकड़ियों में बांध कर भेजा। पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती हुई। हुजूर नहीं बोले, बल्कि इनका गोदी मीडिया अमेरिका को ही सही ठहराने लगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान याद करिए, विश्वगुरु ने हमला तो करवा दिया, बाद में कथित रूप से अमेरिका के दबाव में हाथ भी खड़े कर दिए। ट्रंप ने कम से कम 60 बार यह बात दोहराया कि मैंने सीज फायर करवा दिया, मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवा दिया। नाम ले लेकर ट्रंप बदनाम कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जबान से अब तक इसका खंडन नहीं आया। उन्होंने नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। जब भारत की सेना पाकिस्तान पर चढ़ रही थी, पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर रही थी, उस वक्त हुजूर ने सरेंडर कर दिया। यानी जब पूरा मुल्क खड़ा था भारतीय सेना के साथ, सेना लड़ रही थी, हुजूर सरेंडर कर गए। यानी सेना अपना काम कर रही है, नेतृत्व की कमजोरी ने भारत को बेइज्जत कर दिया। अमेरिका ने धमका के कह दिया कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, विश्वगुरु ने बंद कर दिया। अमेरिकी एपस्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आता है और दूसरे दिन गुपचुप तरीके से अमेरिका से ट्रेड डील हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता, और उस डील में सब कुछ अमेरिका के हित का होता हुआ दिखता है। पुराने मित्र ईरान के मुखिया को मार दिया जाता है और नरेंद्र मोदी ने अब तक बेशर्मी की सारी हदों को पार करते हुए जबान पर ताला लगाया हुआ है, एक शब्द नहीं बोले। और अब देखिए, भारत के मेहमान पर हमला करके लगभग 100 सैनिकों की हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध में शामिल भी नहीं थे, भारतीय बुलावे पर कार्यक्रम में आए थे, फिर भी खामोश हैं हुजूर। आप डर के लेवल का अंदाजा लगाइए और बताइए कि क्या आपको इंदिरा गांधी की याद नहीं आती। यहाँ एक और गंभीर मसला है। भारत में मुसलमानों की कुल आबादी 20 से 21 करोड़ मानी जाती है और इसमें से 10 से 15% शिया मुसलमान बताए जाते हैं। यानी लगभग 2 से 3 करोड़ शिया मुसलमान भारत में हो सकते हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और मुंबई में यह भी माना जाता है कि शिया मुसलमान बीजेपी को समय समय पर समर्थन भी देते आए। बीजेपी की कई नीतियों का इन्होंने खुलकर समर्थन किया, बड़े वोटर भी माने जाते हैं भाजपा के। और तो और राम मंदिर के विवाद में सुप्रीम कोर्ट के भीतर बाकायदा ऑल इंडिया शिया वक्फ बोर्ड ने हलफनामा देकर कहा था कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने दिया जाए, मुसलमानों को अयोध्या में ही किसी अन्य जगह पर मस्जिद बनाने की अनुमति दे दी जाए और इस हिंदू मुस्लिम विवाद को खत्म कर दीजिए। यानी विवादों को निपटाने के लिए भारत की शिया आबादी ने भाजपाई डिमांड को भी मान लिया था। शिया वक्फ बोर्ड के उस समय के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद वास्तव में सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, विवाद को खत्म करने के लिए समझौता ही सबसे बेहतर रास्ता है। यानी मुसलमानों के जिस वर्ग ने बीजेपी का बार बार समर्थन किया और बीजेपी के सबसे बड़े एजेंडे का भी समर्थन किया, भाजपाइयों को वोट भी दिया, उन शिया मुसलमानों के सर्वोच्च धर्मगुरुओं में से एक खामनेई की मौत पर भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी सन्नाटा मारे हुए बैठे हैं। सोचिए एक साथ कितनों के साथ धोखा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और भाजपाई सत्ता धोखा देने और गद्दारी करने का वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। बाकी विश्वगुरु के डर का अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा, और ये डर किन किन कारणों से हो सकता है वो भी बार बार चर्चा में आ रहा है। कोई कहता है कि अडानी की फाइल अमेरिका में खुली हुई है, कोई कहता है कि अडानी के खिलाफ मुकदमा अमेरिका में चल रहा है, कोई एपस्टीन फाइलों में छुपे बड़े बड़े कांडों का हवाला दे रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अभी क्या करना चाहिए। तो समझने वाली बात यह है कि अगर इनके मन में भारत के प्रति रत्ती भर भी सम्मान है और भारत के भविष्य को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना पद छोड़कर
किसी ऐसे व्यक्ति को उस पद पर बिठाना चाहिए जिसका कोई माइनस पॉइंट ना हो अमेरिका इजराइल के पास, कोई दुखती रग उनके पास ना हो, यानी जो आर्थिक और नैतिक रूप से भ्रष्ट न हो, ईमानदार हो, जिसको ब्लैकमेल न किया जा सके। इन सब में इनका अपना नुकसान हो सकता है मगर देश का नुकसान बच जाएगा, क्योंकि साख जो एक बार गिर जाती है उसे बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुजूर कुर्सी से चिपके रहने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, भारत के इंटरेस्ट को गिरवी रख चुके हैं। कहा जाता है कि दुख की घड़ी में लोग दुश्मन के दरवाजे भी चले जाते हैं, और नरेंद्र मोदी ने भारत के दोस्त की मौत पर भी खामोशी थाम रखा है। ध्यान रखिए, इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जिससे भारत के भविष्य को झेलना पड़ सकता है। यह धोखा सिर्फ ईरान के साथ नहीं बल्कि भारत के भी सियाओं के साथ है, और भारत की जनता के साथ है, भारत की व्यवस्था के साथ है, भारत की नैतिकता के साथ है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको इंदिरा गांधी याद नहीं आ रही, नहीं लग रहा कि काश आज इंदिरा होती।